दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के बाद कोचिंग सिस्टम पर ही सवाल उठ गया है। कैसे नियम कानून को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे थे। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ये कोचिंग संस्थान छात्रों को आईएएस बनाने का ख्वाब दिखाते हैं, बदले में उनसे लाखों की फीस वसूलते हैं। लेकिन छात्रों को क्या मिलता है? कोचिंग में छात्रों का क्या शोषण होता है? फिर जिन कमरों या पीजी में ये छात्र रहते हैं वहां भी मनमाना किराया वसूला जाता है। छोटे और दम घोटू कमरों में किसी तरह ये छात्र अपनी तैयारी करते हैं। 3 छात्रों की मौत के बावजूद ना तो सरकार जागी है और ना ही सिस्टम। ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बार फिर पानी भर गया। कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट में तक पानी पहुंच गया। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। छात्रों की आवाज टीवी9 लगातार उठा रहा है, इसलिए आज हमारे साथ स्टूडियो में यूपीएससी के छात्र और खास मेहमान जुटे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ ये तमाम छात्र मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आपको मिलवा देते हैं हमारे साथ मौजूद मेहमानों से। हमारे साथ अवध ओझा जी मौजूद हैं, यूपीएससी के शिक्षक हैं, बहुत चर्चित चेहरा हैं। हमारे साथ इसके अलावा डॉक्टर विक्रम सिंह मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी यूपी पुलिस, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर परवेज हयात मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम छात्रों की आवाज़ को आगे रखना चाहते हैं और फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो मैं सबसे पहले छात्रों के पास जाऊंगी और छात्रों से बात करेंगे और छात्रों की समस्याओं का एक क्विक रिकैप लेंगे और उसके बाद हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जो छात्र मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि तमाम मांगे छात्र उठा रहे हैं, लेकिन अभी आप एक सवाल जो यहाँ सामने रखना चाहेंगे और हर कोई अपना अपना एक सवाल जल्दी संक्षेप। मैम, जो भी स्टूडेंट्स इस हादसे में गए हम उनके लिए कॉम्पनसेशन चाहते हैं। मैम, मेरा इशू रेंटल से रिलेटेड है। रेंट बहुत ज़्यादा है और मतलब कंपैरेटिवली जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है फैसिलिटीज़ बहुत बेकार है। मैम, ये जो बेसमेंट की समस्या है लाइब्रेरीज की, सबसे बड़ा अभी मुद्दा तो वही बना है कि उसकी वजह से जान गई। तो इसको कैसे रेगुलेट करना है वो सबसे बड़ा इशू है। मैम, मेरा इशू है कि स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए कि ये ऐसे हादसे फ्यूचर में एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम, लाइट का इशू बहुत बड़ा इशू है वहाँ पर, क्योंकि लाइट के जो तारे होते हैं वो पार नीचे आई हुई है उनको, मतलब सेफ्टी इशू इज एन इशू। जी मैम, जो बेसमेंट की लाइब्रेरीज बंद हुई उसके बाद लाइब्रेरीज का प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? तो पब्लिक लाइब्रेरीज की, यानी शोषण का एक और तरीका बना दिया गया। जी बताइए। मैम, जो अभी तक कंपनसेशन अनाउंस हुआ है वो 10 लाख अनाउंस किया है सरकार ने। इट्स मतलब कि अगर नेचुरल कैलमिटीज़ भी होते हैं, हीट स्ट्रोक में भी किसी को वो दिए, ये तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है, तो इसके अंदर तो 10 लाख बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमको। मैम, आई वुड से कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नेसेसिटी क्यों है हमको? विश्वविद्यालय हमारे इतने ख़राब हैं इसलिए हमको यहाँ पे आना पड़ता है, तो ये विश्वविद्यालय हमारे अच्छे होने चाहिए। तो बड़े अहम सवाल उठा रहे हैं। जितने भी प्राइवेट लाइब्रेरियाँ हैं उसको बंद करके और पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत की जाए, पूरी सुरक्षा हम लोग दी जाए। जी हाँ, तो पब्लिक लाइब्रेरी खोली जाए, पूरे एजुकेशन सिस्टम में अमूलचूल परिवर्तन किया जाए। बताइए। मैम, हमारी मेन इश्यूज़ है कि जो एनओसीज इशू कर गए थे उस पर तो क्लियरेंस तो मिला हुआ था, लेकिन क्लियरेंस किसने दिया? अधिकारियों पर कार्रवाई। यस मैम। मैम, मेरा ये कहना है कि जो हमारे उस लाइब्रेरी में डेथ हुई है वो ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है। जो बच्चे उस टाइम अवेलेबल थे लाइब्रेरी के अंदर उसका सीसीटीवी फुटेज बाहर किया जाए और जो बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं उनको भी सामने लोगों से मिलाया। ठीक है, पारदर्शी जांच हो। हम यहाँ पे जो ओल्ड राजेंद्र नगर में रेंट का इशू बहुत ज़्यादा है, तो रेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इंसिडेंट होने के बाद जो एक्शन हुए हैं लास्ट 4-5 दिन में, उनको सामने लाया जाए कि अब तक क्या किया है ग्राउंड लेवल पे। मतलब जांच को पूरी तरह से पारदर्शी रखा जाए, बताया जाए कि क्या हो रहा है। आप में से किसी को कुछ कहना? ना मैम, ये शासन प्रशासन और कोचिंग का जो चक्रव्यूह है करप्शन का, ये कब टूटेगा? मैम, ये जो कितनी डेथ्स हुई हैं ये नहीं बताया गया है। एक्चुअली पब्लिकली 3 ही बताया गया है, पर ऑन ग्राउंड बताया जा रहा है 3 से ज़्यादा हैं। मैम, एक बार उस पर भी क्लियरेंस चाहिए। कोचिंग को प्रॉपर एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे कि हम अपनी बात रख पाएँ और उस बात को सॉल्व करने के लिए एक स्टूडेंट की कमेटी भी बनानी चाहिए हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। मैम, वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर 3-4-5 डेज। हमें कोई भी रिटर्न अभी तक एश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से, एमसीडी की तरफ से कोई कुछ नहीं मिला है। हमने कितने बार डिमांड्स रखी है, कितने बार डेलीगेशंस गई है, कुछ भी रिटर्न, कुछ भी ठोस प्रूफ कुछ अभी तक दिया नहीं। ठीक है, तो देखिए हम वापस भी आते रहेंगे, हम चर्चा के दौरान वापस आते रहेंगे, लेकिन ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जिनके बारे में बात हो रही है। अवध ओझा जी, ये देखिए बड़ा सवाल है जो छात्र बार बार पूछ रहे हैं और आपने भी इसको अब उठाया है कि दरअसल सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए और वो हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा था और होता भी नहीं है। तो क्यों ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इन छात्रों से इतनी कमाई करते हैं वो इन सेफ्टी नॉर्म्स का इस तरह से उल्लंघन करते हैं? मैम, पिछले साल मुखर्जी नगर में जब एक कोचिंग संस्थान में आग लगी
और वहाँ से बच्चों ने जंप लगाई, वो सब इन लोगों ने देखा मैम। इनके सामने की घटना और पिछले साल की घटना है। और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर प्रशासन उस वक्त तो एक्टिव हो जाता है। इन्हीं में से किसी लड़के ने एमसीडी को लेटर लिखा, मेल किया कि साहब हम इस बेसमेंट में नहीं बैठ सकते। फिर उसने रिमाइंडर भी भेजा। अगर उसके साथ 100 लोग और उस वक्त जुड़ जाते जो वहाँ बैठे थे तो शायद ये हादसा ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं आज और इनके साथ ही जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर वो एक लड़का या लड़की जो भी हो, क्या नाम था उस लड़के का, हाँ, अगर उसकी एक आवाज़ जो उसने उठाई, एक तो उसने घंटा बजाया ही कि साहब हम नहीं बैठ सकते, ये बहुत खतरनाक जगह है, 100 लोग और जुड़ते, ये हादसा बिल्कुल नहीं होता। इन लोगों ने जितने भी मुद्दे उठाए सारे जायज़ हैं मैम। आज से 10 साल पहले दिल्ली आना मस्ट था। अब तो मैं इस बात की पूरी तरह से समर्थन कर, मैम हाइब्रिड क्लासेस चलती है, मतलब जो आपको यहाँ लाइव चल रहा है ना, यही लाइव आपके रूम में भी आपको मिलेगा। नहीं, दरअसल तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें मार्केटिंग होती है, जिसमें बच्चे देखते हैं वो और उन्हें लगता है कि वो इस इकोसिस्टम में आएंगे, इस इकोसिस्टम में रहेंगे तो उनके लिए शायद बेहतर चांस होगा, तो वो तो एस्पायर कर रहे हैं ना एक बेहतरी के लिए, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट उनसे पैसा भी वसूल रहे हैं, उनके नॉर्म्स को, लेकिन जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, आप बच्चों की, छात्रों की सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे उसका वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ कमाई का जरिया है, सुविधाएं देने के नाम पे कुछ नहीं। मैम जब तक प्रोटेस्ट नहीं होगा, अगर ये नहीं करेंगे, जैसे हमने एक बार, हमारे एक कोलीग है, उनकी कोचिंग के बेसमेंट में ही डेथ हुई, संजीव वर्मा सर का नाम सभी ने सुना है। वहीं से मतभेद मेरा इंस्टीट्यूट से शुरू हुआ था कि बेसमेंट में नहीं पढ़ाएंगे, वहीं से शुरुआत ही हुई थी। और उनके पास एक ऑप्शन है, कहते हैं आप नहीं पढ़ाएंगे, आप दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें ही उसका विकल्प निकालना पड़ेगा। जैसे अभी उन्होंने कहा, इस लड़के ने बड़ी प्यारी बात कही कि अगर हमारे विश्वविद्यालय अच्छे हो जाए तो हमें यहाँ आना ही ना पड़े, अगर हमारी पढ़ाई वहाँ ही अच्छी हो। तो ये कोचिंग, जैसे आप कह रही थी, कोचिंग वसूलते हैं, कोचिंग फीस लेती है मैडम, और इनसे पूछ कर लेती है। इनमें से किसी से ज़बरदस्ती से कोई पैसा नहीं लिया गया है। अब जब इन्होंने कंज्यूमर होने के नाते पैसा दिया तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये इतने, मैम एक ही कोचिंग में 5-5, 10-10 हज़ार लड़के हैं। अगर वो 5,000 लड़के मैनेजमेंट को जाके बोलें कि साहब हम इन व्यवस्था में नहीं बैठेंगे, फिर कोई मना कर सकता है? नहीं, तो क्यों नहीं करते हैं छात्र प्रोटेस्ट, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं, वो इस तरह की यूनियनबाजी नहीं करना चाहते। तो वो और उनको वापस अपने घर वालों को भी बताना है कि यहाँ पे नेतागिरी करने नहीं आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो वो उस पर केंद्रित रहना चाहते हैं ना। ये तो जिम्मेदारी है ना, जो इंस्टीट्यूट चला रहा है, जो आपको सुविधाएं दे रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि तमाम सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा है। आप जैसे टीचर जो बड़े बड़े नाम हैं, वो ये कहें, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने मना कर दिया, बेसमेंट में नहीं पढ़ाऊंगा, आप ये कहें, आप भी देखें कि भाई ये सेफ्टी नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कल को अगर कोई हादसा हो जाएगा, जैसे आज आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई आ जाते, अवध ओझा जी क्यों नहीं बोले, तो कल को जो पढ़ा रहा है उसको भी घेरा जाएगा कि भाई आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे थे। मैम जिसका बिल्डिंग में मैंने ली है, क्लास ली है, उसकी बेसमेंट मुझे 4 लाख रुपए कम में मिल रही थी, अभी भी खाली है। लेकिन चूंकि मैं बेसमेंट के दर्द को जानता था, इसलिए मैंने उसे नहीं लिया। मैं अपना तो जिम्मेदार हूँ मैम। इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगें वहाँ चल रही हैं, इतने ज़्यादा लड़के उनके पास हैं, और जब ये लोग उनके खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, कंज्यूमर का काम क्या है कि जहाँ से वो प्रोडक्ट ले रहा है वो उसकी शिकायत करे। अवध ओझा जी, करोड़ों की इंडस्ट्री है और इस वजह से ना हम इधर कार्रवाई होते देख रहे हैं, ना उधर कार्रवाई होते दे रहे हैं, नेक्सस है। मैम देखो, जब तक दबाव नहीं क्रिएट होगा, पहली बार तो दबाव क्रिएट हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये लोग सड़क पर उतरे हैं और अपना पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम सूरत में 22 लड़के जल के मरे थे कोचिंग इंडस्ट्री में। गेमिंग जोन में राजकोट में कितने लड़के जल के मरे थे। पहली बार ये सड़क पर उतर कर आए कि हमको न्याय चाहिए, इन्होंने पहली बार दबाव बनाया है। तो आनंद फानंद में कहीं तो सरकार को दिखाना था ना कि हमने कुछ किया है। अब जैसे कि सर ने अभी बड़ी अच्छी बात इनसे कही, और वही सत्य है, आप सोशल मीडिया कैंपेन चलाइए, आप अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को मत तोड़िए, आप सोशल मीडिया से बाहर निकलिए ही मत। अभी एलजी ने अपनी नोटिफिकेशन भी सर दी है। नहीं, लेकिन सर सड़क पर बैठे हैं और मैं लगातार 2 दिन इनके बीच थी और पूरे दिन मैं वहाँ पर रही, और किस तरह की कंडीशन में वो सड़क पर बैठे हुए हैं, किस तरह के मौसम में वहाँ बैठे हुए हैं वो छात्र, तब नहीं सुन रहा है कोई। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने पर सुनेंगे? मैम आप एक बात बताओ, आप अगर इनसे ये कहो कि ये साल भर सड़क पे बैठे रह जाएं, तो तैयारी तो इनकी चली गई। अगर आप मैं तुम्हें मौका देता हूँ, अगर आप इनसे ये कहो कि ये साल भर सड़क पर बैठे रह जाएं, फिर तो इनकी तैयारी गई। ये तो कॉलेज के स्टूडेंट है नहीं कि इनका स्टूडेंट यूनियन है, ना इनका कॉलेज है ना इनकी यूनिवर्सिटी है। इनका सबसे प्यारा काम है
सोशल मीडिया एक इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है मैम, बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। हाँ, वो अगर इस चीज़ को ये मरने नहीं देंगे कि आज ठीक है, आज इनके अंदर गुस्सा है, आज इनके अंदर एक आक्रोश है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, हमें उसे पूरा करना है, पर ये आक्रोश नहीं, ये आंदोलन इनके अंदर रहना चाहिए कि जब तक मेरी, हम तो ये कहेंगे कि जहां भी बेसमेंट में क्लास चलती है तो उसका, तो इस आंदोलन को आपका समर्थन भी है ना? मेरा हमेशा से समर्थन है, लेकिन इन्होंने पहले दिन क्या किया कि हमें ही झोंक दिया आंदोलन में। ये शिकायत है आपके खिलाफ। मैम, इन लोगों ने, देखो मुझे किसी से, अच्छा, शिकायत सुन लेते हैं, शिकायत सुन लेते हैं। रुक जाइए आवाज बताइए। मैं, आप माइक के बिना नहीं बोल पाएंगे, बताइए। मैम, जो इशू है वो ग्राउंड पे हुआ है, सोशल मीडिया पे इशू नहीं हुआ है, इसीलिए हम ग्राउंड पे पूरे सिस्टम को दिखाने के लिए, और कल जो बारिश हुई है उसने उस चीज को उजागर कर दिया। ठीक है। मीडिया के सामने। मैम 5 दिन हो गए, सर ने अभी तक हम लोग का सपोर्ट वहाँ आके नहीं किया, उल्टा पुलिस हम लोग को धमका रही थी कि हम FIR कर देंगे, जल्दी से हट जाओ यहाँ से। सर तब से हम लोग की गलती दे रहे हैं कि आपने दबाव नहीं बनाया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। 2016 से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स बने हुए हैं। क्या सर एक बार ये बोल सकते हैं कि उन कोचिंग वालों की भी गलती थी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, उन कोचिंग वालों ने नॉर्म्स को फॉलो क्यों नहीं किया? सर कोचिंग वालों के दिल्ली एक्शन प्लान 2021 ये कहता है कि आपका जो बेसमेंट में जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज ऐसे नहीं, वो तो एक लाजम मुद्दा है, लेकिन अब ये शिकायत क्यों आपसे ही कर रहे हैं छात्र? मैं तो इनसे ये कह रहा हूँ परसों से, अच्छा अपनी ज़रूरत की चीज़ नहीं देखी। मैंने ये 4 बातें कही। मैंने कहा कि जितने लोग दोषी पाए गए इनको आजीवन कारावास दिया जाए। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, मैंने कहा इनको आजीवन कारावास दिया जाए, भविष्य में एक इनैक्टमेंट किया जाए, लॉ बनाया जाए कि अगर ऐसी दुर्घटना किसी के संस्थान में होती है तो उस बिल्डिंग का मालिक, उस कोचिंग का ओनर और जो टीचर वहां, इन सबको दोषी माना जाए और इन सबको आजीवन कारावास दिया जाए। और सिर्फ आजीवन कारावास नहीं, मैंने ये कहा इन सबकी संपत्ति भी कुर्क की जाए। तो सीधी सी बात है, जिस नहीं तो सड़क पर ठीक है, चलो उतरे सड़क पे। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, माइक यही दे देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम IAS एस्पिरेंट्स हैं, तो आप जब आपके पास माइक आएगा तभी आप बोलेंगे। मैं वहाँ रहती हूँ, आपके पास माइक रहेगा, आप एक दूसरे को पास ऑन करेंगे। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप उन बच्चों के भीड़ में उनका जाकर के क्यों नहीं हौसला बढ़ाया? अब एक रीजन बताइए, आप गए क्यों नहीं वहाँ पे? कौन था वहाँ? जो मेरी कोचिंग उस घटना स्थल से कितनी दूरी पे है? ठीक है सर, लेकिन आप बस सवाल पूछिए, सवाल पूछिए बस। कोचिंग वहाँ से कितनी दूरी पे है? बस रुक जाइए, उसके बाद जवाब सुन लीजिए। कितनी दूरी पे है? 50 मीटर की दूरी पे है। 50 मीटर की दूरी पे है ना। आज तुम हमें यहाँ दोषी ठहरा रहे हो कि आप नहीं आए। अगर आप 50 मीटर की दूरी चलकर आते हैं हमारे पास, और कौन आया? कौन रिक्वेस्ट करने आएगा? कोई मिलने आएगा ना। तुम्हारी वो जो भीड़ खड़ी हुई है, तुम्हारी भीड़ में सर आपको न्यूज़ नहीं मिली कि बच्चों की डेथ हो गई है? अच्छा, क्या हमें बिल्कुल न्यूज़ मिली, मैंने उसकी प्रतिक्रिया दी। हाँ रुक जाइए, ठीक है, सवाल पूछिए जल्दी से। सर आप कह रहे हो 50 मीटर दूर है आपकी कोचिंग, लेकिन रूल्स जो नॉर्म्स हैं वो आपकी कोचिंग में भी फ्लाउट हो रहे होंगे, ठीक है, और मतलब पक्का ही हो रहे होंगे, तो चेक करा लो। नहीं, गेस्ट वर्क नहीं कर सकते ना, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मैम ये वाजीराम एंड रवि में पहले पढ़ाते थे, इन्होंने भी बेसमेंट में खूब पढ़ाया है। हाँ लेकिन अब नहीं पढ़ाते ना, अब नहीं पढ़ाते। हाँ एकदम पढ़ाया, अब नहीं पढ़ा रहे। लेकिन आपसे जो सवाल पूछना चाहते हैं छात्र वो ये कि क्यों नहीं आए? देखिए मुझे ऐसा लगता है अवध ओझा जी कि आपका ही नाम क्यों आया या विकास दिव्य कीर्ति का नाम क्यों आया? मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को आपसे उम्मीद थी, छात्रों को, हम भले ये कह दें कि हम कमर्शियल सेटअप में हैं, लेकिन फिर भी भारत में वो जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका कहीं ना कहीं लोगों के मन में एहसास रहता है। तो शायद वो ये उम्मीद कर रहे थे कि आप सोशल मीडिया पे ही सही उनका समर्थन करेंगे। डीजीपी साहब खड़े हुए हैं, इनका एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर था जियाउल हक, ऐसे ही भावना के चक्कर में वो गांव में चले गए जहां पे वारदात हुई थी और दोबारा लौट कर आए नहीं। क्या हो गया? आप मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुन लीजिए। एक ये यहाँ कह रहा हो ना, ये तो अच्छा ठीक है, नहीं ऐसे नहीं सारी एक करके अरे ऐसे नहीं सारे एजुकेटर्स आए थे। कौन बैठ के लड़ रहा है तुम्हारे लिए? एक आदमी बोली, एक किसी ने आवाज उठाई? किसी एजुकेटर ने एक मिनट मेरी बात सुनो पहले।
किसी एजुकेटर ने आवाज उठाई कि नहीं किसी एजुकेटर ने आपके पास माइक नहीं है, उनको बोलने दीजिए, काउंटर नहीं करिए। तो हम विरोध कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं। के बारे में हम बताएंगे। हाँ। नहीं नहीं करिए ये। क्या नहीं हम ही कर रहे हैं? अवध जी आपका सवाल को एड्रेस करिए। आप उनके साथ ऐसे कॉन्वर्सेशन में होंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। कॉन्वर्सेशन नहीं करिए, सवाल करके जवाब सुनिए। जी अवध जी जवाब दे दीजिए। मैं अगर तुम्हारे समर्थन में नहीं उतरता, मैं आता वहां 5 मिनट बैठता फिर चला जाता, तो तुम बहुत खुश हो जाते। मैंने अगर आवाज उठाई सारी नेशनल मीडिया चैनल पर कि रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, मैंने कहा ना, मैंने कहा 200 स्टूडेंट की लिमिट तय करो, मैंने कहा फीस रेगुलाइजेशन करो, फीस अनलिमिटेड मत बढ़ाओ, रेंट की बात मैंने कही, किसने और कही बताओ जरा हमें। ठीक है, रुकिए, बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं सर। परवेज हयात साहब भी हमारे साथ, परवेज हयात साहब भी मौजूद है हमारे साथ। परवेज हयात साहब, दरअसल क्या ये पूरा जो सिस्टम है ये बन गया है, जिसकी अभी बात भी हो रही थी कि आप अपने शहर में रह के पढ़ लें, आप पब्लिक लाइब्रेरी में जाके पढ़ लें, आपको वहीं जाना है, आपको उसी लाइब्रेरी में पढ़ना है, तो क्या ये जो मार्केटिंग है, जो चकाचौंध है कि हम दिल्ली जाएंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या यही तरीका है, यही बेहतर तरीका है, या और भी कुछ हो सकता है, या उस तरफ ध्यान नहीं है बच्चों का क्योंकि वहाँ उतनी मार्केटिंग नहीं है? ये बिल्कुल सही बात है, आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मैं एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्विसेज है, उसका मैं एडवाइज़र हूँ 10 साल से, जब मैं आईजी एंड एडिशनल डीजी टिल डेट। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा झारखंड और बिहार में जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको IAS IPS बनना है, बाकी सर्विसेज के बारे में लोग नहीं जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ के आते हैं, तो हम लोग कुछ ऑफिसर्स हैं रिटायर्ड और सर्विंग, हम लोग उनको देते हैं कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। कोचिंग सिस्टम जो है ये बिल्कुल एक करप्शन है, मार्केटिंग की वजह से आपको इसमें अट्रैक्ट किया जाए, आप विक्टिम हो रहे हैं, यू आर फेसिंग द डबल विक्टिमाइजेशन कि आप इनसे मार्केटिंग की वजह से। आप बताइए लखनऊ जो लड़के जो नेशनल एसोसिएशन झारखंड और बिहार के लड़के सबसे ज़्यादा जो आ रहे हैं उसमें 80 से 90% वो बच्चे हैं जिनको कोई मत वास्ता नहीं कोचिंग से। क्या वो करते हैं, जो कुछ विज़न की टेस्ट सीरीज़ है, सिर्फ एक ही एडवाइस में हम लोग करते हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए। अगर किसी कोचिंग सिस्टम में जाते हैं, लखनऊ में भी है, अब यूपी के लोग के आने की क्या ज़रूरत है, पटना में है आने की क्या ज़रूरत है। मैंने भी पटना में सिर्फ 1.5 महीना कोचिंग किया था। 1.5 से 2 महीने का कोर्स लीजिए, उसके बाद आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास ऑनलाइन जो टॉपर हैं उनके जो नोट्स पड़े हुए हैं वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी किया। फिर जो टेस्ट सीरीज़ है विज़न की, हम किसी एक के बारे में और भी टेस्ट सीरीज़ आ गई है, यू हैव टू चूज़ विच आर द टेस्ट सीरीज़ जो है आपको हर टेस्ट सीरीज में जो मार्किंग देते हैं आप देखते हैं कि उसमें रैंकिंग में आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक। तो अब ऑनलाइन चीज़ अवेलेबल है, इसलिए एक ही सिस्टम में एक ही फ़ायदा है कि अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो आपको 3 लड़के नए मिलेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है कोई दूसरा अटेम्प्ट है, उनके साथ आप 2-3 के साथ एक अच्छा, चूँकि आइसोलेशन में कोई लड़का कितना भी काबिल हो आइसोलेशन में तैयारी नहीं कर सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि 2-3 बच्चों का एक ग्रुप हो ताकि वो दिन भर में जो आप पढ़ाई करें। आजकल तो आप ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं वीडियो पे व्हाट्सएप से, भाई आपने इकोनॉमिक कोई समबडी इज़ वेरी गुड इन इकोनॉमिक, समबडी इज़ वेरी गुड इन जनरल स्टडीज़, फिर उनसे आप अपना इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें। तो परवेज हयात जी आप ये कह रहे हैं कि दूसरे तमाम विकल्प हैं, दूसरे तमाम रास्ते हैं और तैयारी के लिए और बहुत से तरीके हैं। अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस भी हैं, ये तमाम विकल्प हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में क्योंकि छात्र यहाँ आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है अगर इतनी बड़े संख्या में लोग आएंगे, इतनी सप्लाई होगी, डिमांड और सप्लाई का पूरा जो फॉर्मूला है वो उस पर लागू हो जाएगा। लेकिन कुछ छात्र कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात ले लेते हैं वो बीच में। अब जी बताइए। हम सारी बातें सुन लेंगे, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जब हम यहाँ आएंगे किसी भी को हम आपकी बात सुन लेंगे, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं हमें बेसिक फैसिलिटीज़ और सेफ्टी चाहिए यहाँ पे। हम यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए, हमें आना पड़ेगा, हम गाँवों से आते हैं, घर पे इतना फैसिलिटी नहीं होगा, हमें यहाँ आना पड़ेगा, हमें यहाँ रिसोर्सेज चाहिए, सीनियर्स के नोट्स चाहिए, ऑनलाइन मिल जाएगा मानना, पर जो पीयर ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ आए तो यहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए, बेसिक सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। अबे ओझा जी ये तो उनके बेसिक डिमांड है ना, ये तो होना ही चाहिए। मैम इस बार एक लड़की आई है, IAS क्वालिफाई किया उसने, तृप्ति सिंह, मेरी जूनियर भी है, मेरे स्कूल से है, और उसने सारी तैयारी गोंडा जैसे छोटे से 3 टियर शहर में रहकर उसने तैयारी की है। इनकी बात एकदम जायज़ है, हमें एक माहौल चाहिए, नोट चाहिए। आज के इस ज़माने में मैम ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दिल्ली एक बहुत बड़ा सेंटर है, पर इंदौर, भोपाल, लखनऊ, पटना ये भी कम अच्छे सेंटर नहीं है मैम। जो आइसोलेशन की बात उठती है
कि हमें, मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके घर, कुछ लोगों के घर ऐसे होते हैं जहाँ वाकई में वो घर में रह के नहीं पढ़ सकते, बिजनेसमैन का घर है, ब्यूरोक्रेट का घर है, पॉलिटिशियन का घर है, ऐसे घरों में लोग नहीं पढ़ सकते, दिन ब दिन लोग आते जाते रहते हैं, उनका निकलना मजबूरी है, लेकिन हर आदमी का निकलना मजबूरी नहीं है मैम। जी जी जी। सर 2 क्वेश्चन है मेरे। पहले आपने ये बोला कि ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है, बट सर एट द सेम टाइम जो फैंटेसाइजेशन करते हैं ना यूपीएससी का, जैसे एस्पिरेंट सीरीज़ हो गया, कुछ भी हो गया, मूवीज़ निकलती है, तो इससे लोगों को ना इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आएंगे, हमारा ऐसा माहौल मिलेगा, ऐसी मेरी लाइफ स्टोरी होगी। जैसे अभी 12th फेल आया, आपने देखा वो मूवी, तो वैसे एक फैंटेसाइजेशन होता है कि लोग वहाँ जाके पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फैंटेसाइज क्यों? अभी सर ने क्या कहा? एंड सर सेकंड चीज़ ये है, आपने बोला कि ग्रीवांस रिड्यूसल होना चाहिए, कोचिंग में आप कंप्लेन कीजिए, बट कोचिंग वालों के ऊपर हाथ किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, पॉलिटिशियन का होता है, तो जाएगा किसके पास? सर ये बड़ा सवाल है सर कि कोचिंग वाले सुन कहाँ रहे हैं, शिकायत तो सब कर रहे हैं ना। जी एक एक करके सबके सवाल लेंगे, सबके सवाल लेंगे। एक मिनट, हर तरफ जाता है करप्शन, हर तरफ होता है। कोचिंग में शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं होती है, वो कहते हैं आप चले जाओ, क्योंकि उनको डर नहीं है ना। मैम डर है उनको, मैम उनको बहुत बड़ा डर है। अगर ये कह दे सामूहिक तौर पर कि हम जा रहे, इन्हीं के बल पे तो वो जी रहे हैं मैम, इनका डर क्यों नहीं है? आपका डर है? मैम सर सारा ओनस हम पे डाल रहे हैं। मैं एक एक करके माइक आएगा आपके पास, मैं सबके सवाल लूंगी, मैं सबके सर जो सवाल माइक से आएगा उसी का जवाब दीजिए। ही इज ए एस्पायरिंग पॉलिटिशियन। मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ, संजीव सर की डेथ के बाद भी इन्होंने क्लासेस ली हैं बेसमेंट में, हम सबको पता है और हम सब पढ़े भी हैं सर की क्लासेस में। ही इज ए एस्पायरिंग पॉलिटिशियन। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियन बनने के बाद आएगी सर के अंदर। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उन्होंने क्या करा था जब संजीव सर की डेथ हुई थी, और ये अब कह रहे हैं कि हमारे, अरे मैंने विरोध किया था। नो सर, बेसमेंट में आपने पढ़ाया उसके बाद? अब तो सर आपने पढ़ाया बेसमेंट में, उसके बाद हम सब ने पढ़ाया आपसे। उसी के बाद से मैं निकला हूँ, वाजीराम से। सबसे बड़ा सवाल, 2 बात बोलूंगा मैं। ऑनलाइन की बात आप दोनों कर रहे हैं सर, लेकिन ऑफलाइन को फैंटेसाइज भी आप ही द्वारा, टीचर्स के द्वारा किया जाता है सर। जब डिबेट होती है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की, तब बोले जाता है कि ऑनलाइन तो अच्छी बात है, ये वरदान है, लेकिन ऑफलाइन सबसे बढ़िया। और ऑफलाइन का सर, ऑफलाइन का मतलब एक क्लास में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये कहा जाता है कि ये बेहतर है। मैम अच्छा आप एक बात बताओ। ये कहा नहीं सर मेरा सवाल, आप लोगों को देखते हैं लोग, आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, आपके रील्स हर किसी के पास पहुंचती हैं, तो जब आप बताते हैं कि तुम जब ये, लोगों को लगता है ना कि आपसे जाके पढ़ेंगे, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति पढ़ा रहे हैं, और तमाम लोग जिनके नाम बड़े बड़े नाम हैं जो इस इंडस्ट्री के, उनकी क्लास में आने के लिए 800 बच्चा तैयार हो जाता है ना, क्योंकि आपको वो आइडलाइज कर रहा है। तो वो आप यहाँ पर कह रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, मगर ऑफलाइन की तो वो उन्हें फैंटेसी हो रही है क्योंकि आप पोस्टर बॉय हैं उसके। मैम पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में शायद मैं ही एक आदमी हूं जो कोचिंग सीट्स की लिमिटाइजेशन की बात कर रहा हूं, किसी दूसरे ने की है? मैं कह रहा हूं मैम, मैं कल पिछले 3 दिन से मैं इस उनको भी सुनेंगे ना, सर को भी तो सुनेंगे, सर को भी सुनेंगे ना। और जब तक रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनेगी मैम, जब तक कोचिंग इंडस्ट्री की रेगुलेटरी बॉडी नहीं बनेगी, ये समस्याएं चलती रहेंगी, क्योंकि इनकी समस्या सुनेगा कौन? जब तक एक रेगुलेटरी बॉडी आप सुनेंगी, आप चलिए आज एक कांड हो गया, आप उसे शो कर रही हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनकी परेशानियां, जैसे उस लड़के ने अभी कहा कि हम सामूहिक तौर पे नहीं जाएंगे, तो इंडिविजुअल तौर पे तो किसी बॉडी के पास ही जाएंगे ना। तो सबसे बड़ी डिमांड, सबसे बड़ी आवश्यकता इस वक्त की क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी जो कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करे। तो आपके मुताबिक रेगुलेटरी बॉडी हो और वो इन तमाम मुद्दों पर ध्यान दे। कितनी फीस वसूली जाती है, कितनी फीस वसूली जाती है? मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था तो ओझा जी ने कहा वसूला मत बोलिए, लेकिन कितनी फीस देते हैं आप? मैम फीस 1.5 लाख से ज़्यादा है। कम से कम 1,85,000 GS की चली जाती है, 15,000 चली जाती है CSET की, 60 से 70 हज़ार आप ऑप्शनल की लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज 20,000, अगर मेंटरशिप लेनी हो तो 50,000। मेंटरशिप में क्या होता है? मैम मेंटरशिप में होता है कि पर्सनल गाइडेंस होता है, बट मैम प्रॉब्लम ये है कि सबने बोला कि ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। मैम हर सब्जेक्ट को लेकर के इतने सोर्सेज अवेलेबल है ना कि एक पर्सन जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, वो समझ नहीं पाता कि राइट रिसोर्स वो कौन सा पिक करे, उसे समझ नहीं आता। ठीक है सर, ये फीस कौन तय करता है? यानी जितना बड़ा टीचर, सुपरस्टार टीचर, उसकी उतनी ज्यादा फीस, कोई लिमिट है? ये इंडस्ट्री, ये कोचिंग का ओनर तय करता है, ये जो ओनर है उसका वो तय करता है कि फीस इतनी होगी। ये नहीं, जैसे सर आप एक क्लास लेते हैं, समझाइए हमारे दर्शकों को भी कि कैसे तय करते हैं आप? जैसे मेरी कोचिंग आवाज ओझा क्लासेस, तो मैं तय करूंगा कि फीस कितनी होगी, और वो कुछ भी हो सकती है। अब वो कुछ भी हो सकती है।
और उस फीस के बदले मिलता क्या है छात्रों को? फीस के बदले क्या सुविधाएं मिलती हैं? जब वो फीस देते हैं, बेसमेंट में क्लास करते हैं, बैठने की जगह नहीं मिलती, 800 बच्चे एक क्लास में ठूस दिए जाते हैं, इस फीस के बदले यही सुविधाएं देती हैं कोचिंग? मैम कोचिंग इनके पढ़ाने की सुविधा देती है। एक एक करके मैम आप मेरी बात सुनो जी। ये जो बाहर का पूरा खेल चलता है, जैसे अभी एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन भी जारी की कि हम कोचिंग को यहाँ से शिफ्ट करेंगे। इतना प्रेशर राजेंद्र नगर पे बढ़ गया है, इतना ज़्यादा। आप ये समझ लो एक एक कमरे में एक बेड की जो बेड का जो रेंट है वो 20 से 25 हज़ार रुपये है। मतलब राजेंद्र नगर में रहना। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हमने ये लगातार ग्राउंड रिपोर्ट की और हम गए जिस कंडीशन में वो बच्चे रहते हैं। मतलब जहाँ पर कमरे में बाथरूम में उन्होंने रूम बना दिया है, किचन में स्लैब पर सोने की जगह बना दी गई है, जहाँ पार्टीशन नहीं हो सकता वहाँ कार्डबोर्ड का पार्टीशन कर दिया है ताकि कमरा 2 हिस्सों में बंट जाए। इस तरह से बच्चे वहाँ रह रहे हैं। तो क्यों ये जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, टीचर्स के भी बड़े बड़े नाम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी बड़े बड़े नाम है, वो क्यों नहीं थोड़ा सा प्रेशर अपने आसपास की सिविल सोसाइटी की भी तो कोई जिम्मेदारी है। आपकी एक सिविक सेंस भी होनी चाहिए, आपकी एक सिटीजन के तौर पर, आपके एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूट होने के तौर पर इन सब की जिम्मेदारी तो कुछ तो बनती है उस इलाके के लिए, इन छात्रों के लिए, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं लगता है। मैम मेरे पास इंडिविजुअली कम से कम 50 लोग आए होंगे जिनके मकान मालिक या मकान लैंड ओनरों ने उनका जो रेंट डिपॉजिट करते हैं उसको वापस नहीं किया। एक अकेला आदमी जिसके पास, मेरे पास अगर कोई आएगा तो ही तो मैं उसको एड्रेस करूंगा। कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि आदमी आया, एक दिन उसने क्लास की, फिर उसे वापस जाना है कि हमें नहीं रहना है, लेकिन लैंडलॉर्ड ने पैसा जो डिपॉजिट ये लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 महीने का रेंट है 20,000, तो 2 महीने का डिपॉजिट 40,000, तो 40,000 डिपॉजिट आज इन्होंने अगर डिपॉजिट किया है और कल ये जा रहे हैं तो 99% केसेस में इनकी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगी। ये हमने दिखाया, ये हमने कल दिखाया कि कैसे जब आता है छात्र तो उसे 3 गुना पैसा देना पड़ता है, ब्रोकरेज भी देनी पड़ती है, किराया भी देना पड़ता है, रूम रेंट भी देना पड़ता है, और अगर वो कह दे कि मुझे सही नहीं लग रहा, चेंज करना है, तो सब मारा जाता है वो पैसा। सहारनपुर का एक लड़का आया मेरे पास, एक छात्रा ने सुसाइड किया और उसने सुसाइड नोट में लिखा, यहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है छात्रा। हमने इसको भी कवर किया था क्योंकि पहले दिन से, जिस दिन से ये स्टोरी ब्रेक हुई है, मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर रही हूँ और सिर्फ वहाँ नहीं जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, हम एक एक घर में, एक एक कमरे में हम छात्रों से जाकर मिले, जहाँ वो खाना खाते हैं वहाँ गए हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ गए। ये छात्रा यहाँ मौजूद है, इनके ही ये बेसमेंट में रहती है। मैं बता दूं आपको, बेसमेंट में, हम लाइब्रेरी की बात करें, बेसमेंट में 4 कमरे हैं और उसी बेसमेंट में एक छोटा सा किचन भी है जिसमें सिलेंडर भी रखा हुआ है। जिस बेसमेंट में लगातार पानी भर रहा है उसमें जो जीने के नीचे की जगह होती है जिसे आमतौर पर लोग अपने शूज रखने के लिए घर में स्टोरेज के तौर पर बनाते हैं, वहाँ एक लड़की रहती है और पढ़ रही है। बताइए क्या हुआ था? तो ऐसा था कि देखिए हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं इनके रूम की भी और उस बेसमेंट की भी, और यहीं पर एक लड़की ने सुसाइड किया और उसने लिखा कि मैं ये जो नेक्सस है ब्रोकरेज का, किराए का। जी बताइए। सो यहाँ अलग अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग आते हैं, अलग अलग हम ऐसे जगह में रहने के लिए हम मजबूर हैं क्योंकि वो रेंट हम जो देते हैं उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमारे हेल्थ, हमारे जो मेंटल इश्यूज़ है उसको ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है यूपीएससी का, ऊपर से ब्रोकरेज का और ओनर्स का इतना प्रेशर रहता है कि वो कभी भी रेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड फिर अगर नहीं देंगे तो बोलते हैं कि आप छोड़ दीजिए, हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रह सकते हैं। एंड वो इसी के कारण ही मेरी जो दोस्त है, शी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, दैट इज़ वन रीज़न दैट शी कमिटेड, she did what she did, and one of the reason was also she was having a lot of pressure to give the increased rent, otherwise like eviction, like they were threatening eviction, that you leave the home. So मैम सर सबने बोला हमें कि ऑनलाइन हम लोग को हड़ताल या फिर कुछ जो भी करना है पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, प्रोटेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, बट ये इंसिडेंट होने के 3 दिन पहले इलेक्ट्रोक्यूशन का इंसिडेंट था, उसमें सबने ऑनलाइन अपना स्टेटस किया था, उसका क्या हुआ मैम? और सर बोलते हैं कि विरोध करो, तुम कोचिंग, तुम हमसे, ये कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, तुम लोग विरोध करो क्लासेस के बारे में। मैम आप बताएं किस चीज़ के बारे में विरोध करें? रास्ते में चलते कुत्ते होते हैं उसके लिए विरोध करें, या फिर उसके आगे जाते इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, पानी सड़क में होती है, लैंडलॉर्ड का, ब्रोकर्स का नेक्सस चल रहा है, खाने के लिए अच्छा नहीं मिल रहा है, कोचिंग जा रहे हैं वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस चीज़ों का विरोध करें? मैं आती हूँ वापस। ओझा सर, ये आपने ही सिखाया है इन छात्रों को कि आप
आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहिए, सिस्टम को बदलना चाहिए, आप सिस्टम का हिस्सा बने और फिर उस सिस्टम को बदलें। उसी सिस्टम के शिकार हैं ये छात्र। आपने सुना उसकी साथ में जो लड़की रहती थी उसने खुदकुशी कर ली, क्वालिफाई नहीं किया, एक बड़ा रीज़न था, लेकिन उसे निकालने की धमकी दी जा रही थी, उसको लग रहा था कि मैं ये सारा पैसा डूब जाएगा मेरे परिवार का। आपने उस छात्रा को सुना, ऑनलाइन कैंपेन चलाया, कुछ नहीं हुआ। तो ये तरीका तो आपने सिखाया, इसीलिए तो आपके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि आपको भी, उनको उम्मीद है कि आप भी उस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, आप भी आवाज़ उठाएंगे। हाँ बिल्कुल मैम, हम कहा इनकी आवाज़, हमने कहा मना किया किसी कहीं जाने के लिए, हमने कहीं नहीं मना किया, पर हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें कौन बुला रहा है, हम किसकी तरफ से जाके खड़े हो रहे हैं। हम, आप एक बात बताओ, आप जब हमें यहाँ बताया गया कि ये लोग सारे लोग आ रहे हैं, तो मैंने किसी आदमी से कहा कि मैं नहीं आऊँगा? अगर हमें मना ही करना होता, मैं कहता मैं आज यहाँ नहीं आऊँगा, आज का शो मैं नहीं करूँगा। मुझे पता तुम लोग आ रहे हो, अपनी बात तुम हमसे कहोगे, हम तो यहाँ भी आने के लिए मना कर सकते थे, पर हमें मैम ये तो चेहरा पता हो कि मुझे बुला कौन रहा है। इनसे ज़्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर इनके बीच में कोई 10 अनसोशल एलिमेंट एंटर करके और कुछ भी बुरा करते हैं, तो इनके पेरेंट्स और डिपार्टमेंट ये हमें कहेगा कि मास्टर साहब आपकी जिम्मेदारी थी। नहीं ओझा जी, आप फिजिकली नहीं जाते, आप जिस ऑनलाइन कैंपेन की बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन कैंपेन आप भी उसका हिस्सा बनते, आप ही शुरुआत कर देते उस ऑनलाइन कैंपेन की। मैडम कर नहीं रहे। हाँ। एक मिनट जी, चला इंटरवीन, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं की वीडियो 3 दिन बाद आई थी मैम, आपकी बात, पहले सर ने एक ट्वीट भी नहीं किया। हाँ तो ये कोई, रुक जाइए, जवाब सुनिए, पहले जवाब सुनिए फिर मैं सवाल लूंगी। जी रुक जाइए। एक मिनट, बिना माइक की आवाज दी जाएगी, बोलिए। सर एक्चुअली हम आपको बहुत फॉलो करते थे, आपको देख करके शायद मैं यूपी से यहाँ आई थी, आप हमारी इंस्पिरेशन रहे हो, तो हमें आपसे एक्सपेक्टेशंस थी, ना ही हमने गाली दी। मे बी सर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हो। एक सीधी सी बात है, एक बहुत सीधी सी बात है, जो बात तुम हमसे यहाँ कह रहे हो, अब इन चेहरों को तो मैं देख रहा हूँ ना कि ये चेहरे बैठे हुए हैं, इन्हें तो मैं पहचान रहा हूँ। मैं बिना किसी को जाने कहीं पे कैसे जा सकता हूँ, तुम बस मुझे यही बात बता दो। लेकिन अवध सर मैम दिस शो इज नॉट अबाउट अवध ओझा सर, प्लीज मैम जो हमारे मुद्दे हैं प्लीज एक बार उनको रैप अप करो, उनके बारे में। सर अभी जो हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके शो के माध्यम से, हम लोग कल पानी भरे में प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे लोग, हम चाहते हैं उनको कंपनसेशन मिले 5 करोड़ रुपीस ईच, है ना, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ FIR हो, जो जांच है उसमें पारदर्शिता मेंटेन नहीं की गई है। सर आप लोगों से अपील है कि आज आप लोग जाके ट्वीट करें कि उनको ये सब हमारी जो डिमांड्स है वो सब आप लोग बोलिए। हम चलेंगे, आप रुक जाइए, पहले सुन लीजिए उनको पूरा। जी बोलिए। मैम मैं इनके साथ हर जगह चलने को तैयार हूँ, मैं इनके साथ प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं इनके साथ केंद्र के प्रतिनिधि से मिलने के लिए तैयार हूँ, ये पर वो चीज़ सिस्टमैटिक होनी चाहिए मैम। ये हमारे साथ चले, मैं प्रदेश के जो नेता हैं उनसे मिलूंगा, इनकी डिमांड इनके सामने रखूंगा। हम भी चलेंगे, आप भी चलिए। हम भी चलेंगे, हम ग्राउंड जीरो पे भी जाएंगे। आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे, वो कह रहे हैं वो, और वो साथ में भी जाएंगे, TV9 भारतवर्ष भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए वो ये कह रहे हैं कि मैंने मुद्दे तो उठाए, वो कह रहे हैं मैंने अहम मुद्दे उठाए। हाँ सर से हमारा कोई भी पर्सनल कुछ भी नहीं है, हमें चाहिए अथॉरिटीज़ से जवाब। अथॉरिटीज़ हैव नॉट बीन वेरी ट्रांसपेरेंट टू अस, और उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए। सर आ जाएं बहुत अच्छा, ना आए नहीं आए। हमारे पास बहुत सर आ चुके हैं, बहुत ही रेस्पेक्टफुली हमने सबको ट्रीट कराया, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, हमें एड्रेस कराया, हमने सुना है। अब हमारी जो डिमांड्स हैं कि पहले तो मैम सारी अथॉरिटीज़ ट्रांसपेरेंट, दूसरा MCD के खिलाफ जैसा सर ने बोला और हम भी डिमांड सर रख रहे हैं कि उनके खिलाफ सस्पेंड या टर्मिनेट से कुछ नहीं होगा, हमें MCD के हाई ऑफिशियल्स के खिलाफ पीनल एक्शन चाहिए। और प्लस मैम जो फोर्स गुरखा वाला जो ड्राइवर था उसके खिलाफ पता नहीं कौन सा सर्कस चला के कल्पेबल होमिसाइड की एक FIR करी गई है। मैम रोड पे ही गाड़ी चलेगी, किसी की छतों और उस पे नहीं चलेगी। कल को सर आप भी चलाओगे, मैम आप भी चलाओगे। वो गलत है आपको लगता है। हमारे साथ बाकी जो मेहमान हैं उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। जी सर, ये जो गुस्सा है, ये जो नाराजगी है छात्रों की, इसको कैसे चैनलाइज किया जा सकता है और इस पर क्या सोचना आपका? देखो ऐसा है, आपको प्लीज़ अगर आप कोई प्रोडक्टिव सॉल्यूशंस चाहते हैं और लास्टिंग सॉल्यूशंस चाहते हैं
आपकी जो अनरेस्ट है इसके दो पक्ष हैं। कुछ तो आपके इमीडिएट इश्यूज हैं जैसे ये उठा रहे हैं, राइट, सम एक्शन अगेंस्ट सम पीपल, कुछ को रिलीफ देना, कुछ को फाइनेंशियल टर्म्स में करना, ये एक पक्ष है। जो लार्जर पक्ष है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ इसलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव दे रहा हूँ। आप जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो कंजेस्टेड एरियाज़ में हैं, कंजेशन में झगड़ा ज़्यादा होता है। जब आप किसी ऐसी बस में चढ़ जाते हैं जिसमें 50 की सीट होती है और 200 बैठ जाते हैं तो झगड़ा होगा ही, वो कहेगा तू इधर, वो कहेगा तू इधर, समझिए। तो आपको पूरा का पूरा अगर आप फ्रेश एरियाज़ में कहीं चले जाएंगे जो दिल्ली में अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ में अवेलेबल हैं, विच गवर्नमेंट कैन डू, वो सरकार को करना होगा। मेक इट नेसेसरी कि राजेंद्र नगर की जगह किसी और कंजेस्टेड जगह की जगह से कंप्लीट रिहैबिलिटेशन हो जाए। ठीक है विक्रम साहब 30 सेकंड में अगर आप भी अपने विचार इस पर रखें कि जो छात्र हैं उनकी नाराजगी जिन मुद्दों पर है उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है सर, संक्षेप में। बहुत सीधा समाधान है बच्चों, ये तुम्हारा जीवन है, 12 से लेकर 36 महीने तुम्हारे लिए ये जीवन को बनाने के लिए है। और ये तुम समझो कि चले हुए कारतूस, खोटे सिक्के, कटी पतंग तुम्हारी मदद करेंगे, कोई नहीं करेगा। नेपोलियन का तुम्हारी एक ही मदद है, वो तुम्हारे हाथ और अपने सोशल मीडिया का स्टेटस। डायरेक्टर CBI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, LG, इनको इतनी चिट्ठी लिख दो कि ये तुम्हें नजरअंदाज न कर सकते थे, न करेंगे। परवेज हयात साहब, मैडम आपने 2 इशूट्स है, हमने तो कभी नहीं जाना कि यहाँ पे कोई रोल मॉडल वो होता है जिसने IAS IPS में टॉप किया, क्वालिफाई किया है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि रोल मॉडल XYZ है। हमको लगता है कि 80% जो लड़के कोचिंग से बॉन्डेड हो जाते हैं, आप अपनी सक्सेस रेट को 80% कम कर लेते हैं। मैं नेशनल एसोसिएशन जो सेल्फ मोटिवेटेड लड़के हैं उनको पता है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हर शहर के कैपिटल सिटी में। आप वसंत कुंज में जाके रहिए, क्यों आप रहेंद्र नगर में रहेंगे? जितने बिल्डिंग कोड जितने हैं, बिल्डिंग कोड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। आई एम ए PhD इन डिजास्टर मैनेजमेंट, मुझे मालूम है कि एवरी स्टेट हैज़ ए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके अंदर रेगुलेटरी बॉडी बने और वो इसमें जिम्मेदार जितने लोग हैं उनको सील कर दिया जाए। जितने बॉर्डर में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के सील कर लीजिए। दीज आर ऑल मार्केटिंग टेक्निक। हाउ ए पर्सन हु हैज़ नॉट क्वालिफाइड IAS IPS ही कैन बी योर रोल मॉडल? आई डोंट एग्री दिस। 80% आई एम टेलिंग यू, NACS के जो लड़के जब फाइनली क्वालिफाई करते हैं, जिनको हम लोग प्रीलिम्स में भी गाइड करते हैं, हम लोग मेंस में गाइड, मेंस के जितने मटेरियल जो सारे इंस्टीट्यूट में आप मत खरीदिए। UPSC की एक टीम है जो सारे कोचिंग मटेरियल को मंगाती है और जब पेपर सेट होता है तो कोशिश किया जाता है उसका एक भी सवाल वहाँ नहीं आए। तो आप 80% चांसेस इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके अपना खत्म करते हैं। वही जितने लड़के सक्सेस रेट हैं, ठीक है, यानी और भी विकल्प हैं जिन पर आपको ध्यान देने की, गौर करने की जरूरत है। लेकिन ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ओझा सर, आप लोग आप मेरे साथ आइए, आइए मेरे साथ। रोल मॉडल वो सर, हम चाहते हैं कि आप यहाँ ये समझे कि ये आपकी क्लास है और इन छात्रों को, वो तमाम छात्र जो वहाँ बैठे हैं, सर सुन लेते हैं, जो छात्र वहाँ बैठे हैं, ये छात्र, वो तमाम छात्र जो सवाल उठा रहे हैं, आप इनको बताइए, क्लासरूम समझ लीजिए, बताइए अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्शन है जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और मैं आप सबसे भी उम्मीद करूंगी कि आप उन्हें सुनेंगे। आप समझ लीजिए ये क्लास है आपकी, 1 मिनट में 2 मिनट में बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। मैम सबसे पहली बात तो इन्हें अपनी डिमांड स्पेसिफाई करनी चाहिए कि मेरी ये डिमांड है, उस डिमांड से अतिरिक्त कोई भी नहीं बोलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सबकी अपनी अपनी डिमांड है। पहली बात, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आप तैयारी करते हैं, आपको पता है डेलीगेशन क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, तो आप अपनी डिमांड को स्पेसिफाई करिए। आपकी डिमांड है सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, आप उसको पहली प्रायोरिटी दीजिए। आपकी डिमांड है कि फीस स्ट्रक्चर और रूम रेंट रिवाइज होना चाहिए, वो हमारे हिसाब से होना चाहिए, आप उसकी डिमांड करिए। आपकी डिमांड है कि 200 लड़कों से ज़्यादा किसी क्लास में कोई ना बैठे, आप इसकी, और आप एक स्ट्रॉन्ग लॉ की डिमांड करिए कि भविष्य में अगर ऐसा कभी होता है तो उन, बस ऐसे ही 4-5 डिमांड आप फ्रेम करके सारे सुन ले। हमने कहा क्लास समझिए, सर को सुनिए, क्लास में अभी मत बोलिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले उनको सुन लेते हैं। और ये अभी क्लास है, डिमांड आप बना लीजिए और आप मेरे साथ चलिए। जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं प्रदेश की, देश की, आप उनके मेरे साथ चलिए, उनसे मिलिए और अपना दीजिए, जिससे कि आपके पास एक सबूत रहे कि मैंने इस देश प्रदेश के मंत्री या इस देश के गृह मंत्री को अपना ज्ञापन दिया था और ये सबूत मेरे पास है कि भविष्य में अगर कोई ऐसी बात हो तो आप उन सारे मुद्दों को अपने पास एज अ सबूत रख सकते हैं। छात्र तो वैसे ये मांग कर रहे हैं ना कि आप उनके साथ धरने पर बैठे। मैं मैम धरने पर बिल्कुल बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। धरना ही किया है पूरी
जिंदगी धरना ही तो किया और किया गया है। एक और धरना करेंगे इनके साथ, धरने की कोई दिक्कत नहीं है मैम, सुन लेते हैं। धरना हम इनके साथ बिल्कुल बैठ कर करेंगे, एकदम करेंगे। आज बस वही बात है कि आज ये सब लोग मेरे सामने बैठे ना, मुझे इनके सबके चेहरे पता है। हाँ, क्योंकि ये तमाम वही छात्र हैं जो वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, ये वही छात्र हैं, उन्हीं को हमने यहाँ बुलाया है। इनके साथ हमने 2 दिन का समय बिताया भी है, बहुत सारे छात्रों के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात भी सुन लेते हैं। जी आप। मैम हम लोग ये जानते, मैंने नहीं सुना, आपके पास। मैम हम लोग ये जानते हैं स्टेट अर्थात गवर्नमेंट सर्वे सर्वा होती है, इंडिविजुअल कोचिंग्स और इस सब को टारगेट करने से कुछ नहीं बोलने वाला। 2023 का मुखर्जी नगर का कांड, अभी 26 जून को जो कंप्लेंट्स गई हुई थी उस पर, और 24 जुलाई को जो कंप्लेंट गई उस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? हमेशा हर कांड के बाद सरकार जागती है, फिर सो क्यों जाती है? बड़ा सवाल है जी। पीछे पीछे उन्होंने अब तक बात नहीं रखी। हाँ। मैम हमारी लड़ाई किसी टीचर या किसी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं है सर। हमारी जो पेरिनियल समस्याएं हैं वो रेंट को लेके हैं। रेंट पे कैप फिक्स होना चाहिए। इंडिविजुअल समस्या मत करो। यस सर। समस्या का इंडिविजुअलाइजेशन करोगे तो तुम कमजोर हो जाओगे सर। समस्या के इंडिविजुअलाइजेशन मत करो। ये सुसाइड नोट है उस लड़की का जिसमें उसने लिखा है कि रेंट की वजह से एक प्रॉब्लम थी, रेंट भी एक उसको प्रॉब्लम थी सर। रेगुलेशन ऑफ फी एंड रेंट। हाँ ठीक है, सवाल पूछे जल्दी से। हाँ सर, मेरी एक समस्या है, मतलब हम लोगों की समस्या है कि हर एक पुलिस स्टेशन में एक स्टूडेंट डेस्क होना चाहिए और कोचिंग में जो हमारे ग्रीवेंस को रिड्रेस करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर मैं एक सजेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को ये देना चाहूँगा कि लाखों रुपए फीस लेते तो क्या एक ऐसा इंश्योरेंस बच्चों का नहीं कर सकती कि जिससे कोई घटना घट जाए तो वो कवर अप हो सके? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर हम लोग, आप बोल रहे हो कि मेरे साथ चलो ऑफिशियल्स के बाद, हमारे डेलीगेशंस कितने बार ऑफिशियल के बाद चली गई है, रिटर्न डिमांड्स दी है। मैं खुद कल एमसीडी कमिश्नर से मिल से आई हूँ। एमसीडी कमिश्नर ने आज एक सिर्फ रेगुलेशन जारी की है, ठोस सबूत नहीं मिल रहा। हम यही बोल रहे हैं, हम जा रहे हो, अब हमारे साथ आओ और ऑफिशियल से ठोस लाओ, ठोस आंसर लाओ। दरअसल आपसे वो ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने तो न जाने कितने IAS एस्पिरेंट्स को पढ़ाया जो बाद में IAS बन भी गए। उन्हें लगता है कि आप उनके साथ खड़े होंगे या आप जैसे और जो अध्यापक हैं वो खड़े होंगे तो उनकी और बेहतर सुनवाई हो सकती है जब वो सिस्टम में जाएंगे। यही तो उम्मीद कर रहे हैं, तो ये करने के लिए तैयार हैं आप? एकदम तैयार है, इनके साथ एकदम जाके खड़े होंगे। ये हम यहीं पर इसी के साथ ख़त्म करेंगे हम इस चर्चा को। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो छात्र यहाँ हमारे साथ आज आए, ये वो तमाम छात्र थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके भी कुछ सवालों के जवाब मिले होंगे, उनको भी कोई डायरेक्शन मिला होगा हमारी इस चर्चा के ज़रिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बड़ी समस्याएं हैं आपकी, उनका समाधान निकलेगा। और ओझा सर हर संघर्ष में आपके साथ रहने के लिए साथ तैयार हैं। और ओझा सर की तरह मैंने और तमाम फैकल्टी को भी देखा सर, वो भी वहाँ पर आए थे, वो भी उसी तरह से समर्थन कर रहे थे। तो वो हमने देखा लोगों के बीच की सम्मान भी है गुरु का, और गुरु भी साथ में खड़ा है। इसी के साथ हम इस शो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।